नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष इंदौर एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों मैं दीपक, हम दोस्तों साइंस की सीरीज चला रहे हैं। साइंस की सीरीज में हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा ब्लड। ठीक है, आज हम जानेंगे ब्लड के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, चलो ब्लड क्या है देखो समझो। अगर हम बात करें ब्लड की, ठीक है, तो ब्लड के जनरल कैरेक्टर्स की, जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, अगर हम बात करें इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं या जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले बात करें अगर ब्लड की, तो देखो ब्लड है ना, ब्लड एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है। हिंदी में बोलेंगे तो संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, रक्त क्या होता है हमारा, एक संयोजी उत्तक होता है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति, रक्त की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति की अगर हम बात करें, है ना, रक्त की उत्पत्ति की बात करें तो ये भ्रूणीय मीजोडर्म, ठीक है। तो रक्त की उत्पत्ति किससे होती है, भ्रूणीय मीजोडर्म से होती है। ठीक है, रक्त की उत्पत्ति किससे होती है, भ्रूणीय मीजोडर्म की होती है। आ रही बात समझ में। आगे अगर हम बात करें तो रक्त का जो परासरण दाब है, रक्त का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कितना होता है, तो 6.7 होता है। रक्त का परासरण दाब कितना होता है, 6.7 होता है। ठीक है, रक्त का जो पीएच है दोस्तों, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रक्त के पीएच पे। तो रक्त का पीएच, तो इसका पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है दोस्तों, 7.4, मतलब ये स्लाइटली एल्केलाइन होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, तो रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। ठीक है, तो अगर रक्त के कार्य की बात करें, फंक्शंस की, है ना, फंक्शंस या कार्य बोलेंगे इसको। तो रक्त का कार्य क्या है, देखो रक्त ऑक्सीजन, CO2 और पोषक तत्वों का, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स का क्या करता है, परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, रक्त क्या करता है, मेन काम क्या है इसका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, गैसेस, और पोषक तत्वों का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या काम करता है रक्त, तो रक्त तापमान, शरीर का जो तापमान है, तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है हमारे टेम्परेचर को। ठीक है, आगे हम देखें तो रक्त का और क्या काम है, तो रक्त देखो एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है रक्त, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड होता है, तो अगर हम बात करें कि व्यक्ति के शरीर के भार का, है ना, शरीर के कुल भार का, है ना, लगभग 7% ब्लड होता है। ठीक है, रक्त की अगर बात करें तो शरीर के कुल भार का कितना परसेंट होता है, 7% होता है, 7 to 8% होता है। और अगर हम बात करें कि एक वयस्क पुरुष में या वयस्क महिला में, ठीक है, वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो देखो वयस्क में, है ना, रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है, 5 से 6 लीटर्स होती है।
आ रही बात समझ में दोस्तों। तो ये हुए रक्त के कार्य। अब एक और पॉइंट है, देखो दोस्तों, रक्त के अध्ययन को, स्टडी ऑफ ब्लड, है ना, रक्त या इससे संबंधित जो भी अध्ययन होते हैं, तो रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन? हेमेटोलॉजी। ठीक है, रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया हमारे रक्त का सामान्य परिचय। ठीक है, अगर हम बात करें रक्त के कंपोजिशन की, तो दोस्तों आगे हम देखेंगे रक्त का कंपोजिशन। तो देखो समझो, अगर मैं बात करूं रक्त के कंपोजिशन की, है ना, कंपोजिशन मतलब संगठन की, है ना, तो रक्त का संगठन देखें या रक्त का कंपोजिशन देखें, तो रक्त में देखो मेनली दो चीजें होती है। एक तो होता है इसका लिक्विड भाग, ठीक है, एक होता है इसका लिक्विड मतलब द्रव भाग, ठीक है, और एक होता है इसका सॉलिड पार्ट। तो सॉलिड मतलब कि ठोस भाग। ठीक है दोस्तों, ये जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड पार्ट में मेनली क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? मेनली प्लाज्मा होता है। ये जो प्लाज्मा होता है दोस्तों, ये होता है नॉन लिविंग पार्ट है ये। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन में, तो लिक्विड में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कैसा पार्ट है? नॉन लिविंग पार्ट है। और रक्त के अंदर प्लाज्मा कितना होता है? तो रक्त की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा होता है 55 से 60% तक क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 55 से 60% तक क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में सब क्या आ जाएगी? ब्लड सेल्स, या इनको हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं इनको? हम ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये ब्लड कॉर्पसल्स जो होती है ये लिविंग पार्ट होती है, लिविंग होती है। आ रही बात समझ में? और ये लगभग 40 से 45% होता है। 40 से 45% भाग होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा कितनी होती है? 55 से 60%, और ब्लड कॉर्पसल्स कितने होते हैं? 40 से 45% होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें, देखो प्लाज्मा में क्या क्या आता है, तो प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है? तो अगर हम प्लाज्मा का कंपोजिशन देखें, तो प्लाज्मा में मुख्यतः 4 चीजें होती है। एक तो होता है देखो वाटर, है ना, तो वाटर होता है। दूसरा होता है इसमें प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं जिनको, प्रोटीन। एक होता है इसमें ग्लूकोज, ठीक है, और एक चीज होती है इसमें मिनरल्स, है ना। तो अगर हम बात करें देखो वाटर की, तो वाटर, प्लाज्मा में वाटर कितना होता है? तो वाटर का परसेंटेज होता है 92% वाटर होता है। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्लाज्मा प्रोटीन कितने होती है? तो 7% जो होती है वो होती है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर जो 7% पार्ट होता है इसका, वो क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन होता है। आ रही बात समझ में? अगर हम ग्लूकोज की बात करें, तो ग्लूकोज कितना होता है? तो 0.1% क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, 0.1% ग्लूकोज होता है। और अगर मिनरल की बात करें, तो मिनरल कितना होता है? तो मिनरल होता है 0.9% मिनरल होता है। आ रही बात समझ में? 0.9% इसमें क्या होता है? मिनरल्स होता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कितने होते हैं? तो प्लाज्मा प्रोटीन मुख्यतः 4 होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है एल्ब्यूमिन्स, ठीक है, ये सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम। आ रही बात समझ में? दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। तीसरा होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है। और चौथा होता है प्रोथ्रोम्बिन। आ रही बात समझ में? तो ये 4 तरह के प्रोटीन होते हैं। इन चारों प्रोटीन को हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बोलते हैं इनको? प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ये चारों प्लाज्मा जो प्रोटीन होते हैं, ये कैसे होते हैं? ग्लोब्यूलर,
किस तरह के प्रोटीन होते हैं ये? तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अगर हम दोस्तों आगे हम बात करें ब्लड कॉर्पसल्स की, तो ये भी 3 तरह की होती है, ठीक है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की। एक तो होती है आरबीसी, जिनको हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, जिन्हें हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और जो तीसरा पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आ रही बात समझ में? तो देखो, प्लाज्मा में 7% क्या होती है? प्रोटीन। क्या होती है? 7% प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितने तरह की पाई जाती है भाई? 4 तरह की मुख्यतः प्रोटीन पाई जाती है। एल्ब्यूमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो ये 4 तरह के मुख्य प्रोटीन होते हैं। इन चारों प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। और इन संरचनात्मक दृष्टि से कैसी प्रोटीन होती है? तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती है। कैसी प्रोटीन होती है? ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है ना। अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन का काम क्या है? तो ये जो एल्ब्यूमिन है ये क्या करती है? ये परासरण, ठीक है, परासरण दाब को बनाए रखती है, ठीक है। परासरण दाब को क्या करती है? बनाए रखती है। अगर हम बात करें ग्लोब्यूलिन्स की, तो ग्लोब्यूलिन्स देखो 3 प्रकार की ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अगर हम बात करें अल्फा और बीटा की, तो अल्फा और बीटा प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में, भाग लेती है, ठीक है। अल्फा और बीटा प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेती है। और अगर बात करें गामा की, ठीक है, तो ये जो गामा जो है, ठीक है, ये संक्रमण से रक्षा करती है। ये क्या करती है? ये संक्रमण से रक्षा करती है, ठीक है, संक्रमण से रक्षा करती है। आ रही बात समझ में दोस्तों? अगर हम बात करें ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की, तो ये इनको हम ये काय में सहायता करती है? तो ये ब्लड के कोगुलेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे? रक्त स्कंदन, है ना। रक्त स्कंदन में क्या करती है? सहायता करती है। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करती है? ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करती है। आ रही बात समझ में? आपने एक शब्द सुना होगा रक्त के बारे में, ब्लड सीरम। ब्लड सीरम। तो दोस्तों ब्लड सीरम क्या होता है कि यदि मैं प्लाज्मा में से जो क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग प्रोटीन जो है, मतलब कि फाइब्रिनोजन, अगर मैं ब्लड प्लाज्मा में से मैं क्लॉटिंग प्रोटीन फाइब्रिनोजन को क्या कर दूं? रिमूव कर दूं, हटा दूं, ठीक है। तो जो पार्ट बचेगा प्लाज्मा का वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ब्लड सीरम कहलाएगा। आ रही बात समझ में? क्या कहलाएगा? वो ब्लड सीरम कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। तो ब्लड कॉर्पसल्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे ब्लड कॉर्पल्स के बारे में। ब्लड कॉर्पल्स की, तो ब्लड कॉर्पल्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, हमने देखी थी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। तो 3 तरह की ब्लड कॉर्पल्स होती है, आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो 3 तरह की होगी। तो सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में चर्चा करेंगे। आरबीसी, ठीक है। आरबीसी को दोस्तों हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं।
आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी के क्या कैरेक्टर होते हैं, देखो आरबीसी जो मेच्योर मेमेलियन आरबीसी होती है, मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आरबीसी की, तो मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। आ रही बात समझ में। इसके अलावा कुछ कोशिकांग है, जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्जी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के जो कोशिकांग है वो भी एब्सेंट होते हैं। किसमें एब्सेंट होते हैं, मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में। आ रही बात समझ में। मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये आरबीसी है ना, तो आरबीसी का ब्लड काउंट कितना आता है, तो ब्लड काउंट ऑफ आरबीसी, ब्लड सेल काउंट, तो ब्लड सेल काउंट होता है इनका 45 से 50 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, है ना। तो इसका नॉर्मल ब्लड काउंट कितना होता है, नॉर्मल, अगर हम बात करें नॉर्मल ब्लड काउंट की, तो नॉर्मल ब्लड काउंट कितना होता है, 45 से 50 लाख मिलीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, और हम बात करें इसकी आरबीसी के बारे में, तो अगर मैं बात करूं इसके निर्माण की, तो जो आरबीसी का जो निर्माण है दोस्तों, आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, ये इसको हम बोलेंगे अस्थि मज्जा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आरबीसी का निर्माण किस में होता है, तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा या लाल अस्थि मज्जा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी मृत्यु, ठीक है, तो इसकी मृत्यु या इसकी डेथ है ना, तो मृत्यु कहां होती है आरबीसी की, तो मृत्यु होती है स्प्लीन में, स्प्लीन जिसको हम हिंदी में प्लीहा, है ना, प्लीहा के नाम से जानते हैं। तो निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, और मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। अगर मैं बात करूं इसका लाइफ साइकिल, आरबीसी की लाइफ साइकिल या जीवन काल, है ना, जीवन काल, इसकी लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 120 दिन की होती है। कितनी होती है इसकी, 120 दिन की होती है। तो आरबीसी कितने समय तक जीवित रहती है, तो 120 दिन इसका जीवन काल होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आरबीसी के अंदर, ठीक है, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसके कारण इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। तो हम पिगमेंट की बात करेंगे, तो देखो आरबीसी में, है ना, एक आरबीसी में पिगमेंट्स पाया जाता है, पिगमेंट मतलब वर्णक पाया जाता है। ठीक है, इस वर्णक को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी में वर्णक पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। इस वर्णक का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर। कैसा होता है ये, रेड कलर होता है। ठीक है, रेड कलर इसमें आयरन की उपस्थिति के कारण होता है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो जो हीमोग्लोबिन है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक इसका पार्ट हीम होता है और दूसरा इसका पार्ट होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, देखो अगर हम बात करें हीम की, तो ये हीम क्या है, ये आयरन पोरफायरिंग स्ट्रक्चर होता है
हिम जो कि मुख्यतः फेरस के रूप में इसमें आयरन पाया जाता है, फेरस के रूप में, ऑक्सीकृत या अनऑक्सीकृत दोनों अवस्था में हम देखें तो इसमें फेरस के रूप में हिम पाया जाता है। और ये जो ग्लोबिन होती है ये हमारी क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, किस प्रकार की प्रोटीन होती है ये, हिस्टोन प्रोटीन होती है। आ रही बात समझ में। तो पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन हिम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हिम क्या होता है, आयरन की पोरफायरिंग रिंग होती है। ठीक है, और ग्लोबिन क्या होता है, एक तरह का हिस्टोन प्रोटीन होता है। बात आ रही समझ में। और आगे अगर हम देखें, देखो समझो दोस्तों कि रक्त के फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रक्त का जो फंक्शन है आरबीसी का जो फंक्शन है वो क्या है, O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ठीक है, तो परिवहन किसके द्वारा करता है, देखो समझो दोस्तों, देखो ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन है ना, ये ग्लोबिन प्रोटीन में 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन से एक हिम का अणु जुड़ा होता है। ठीक है, हर एक पॉलीपेप्टाइड की चेन से एक हिम का अणु जुड़ा होता है। और दोस्तों आपको पता है कि एक हिम का जो अणु है, एक हिम का जो मॉलिक्यूल है, वो एक ऑक्सीजन को क्या करता है, बाइंड करता है। एक हिम का जो अणु है वो एक ऑक्सीजन को क्या करता है, बाइंड करता है। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन से एक हिम अणु जुड़ा होता है और एक हिम अणु एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करता है, बांधता है। समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन को बांधता है, तो 4 ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का एक अणु, ठीक है, एक अणु किसका, हीमोग्लोबिन का 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो आगे हम बात करें, देखो आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स दोस्तों, आरबीसी का एक और नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट, है ना। कुछ शब्द है टर्मिनोलॉजी से जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आरबीसी के या ब्लड के अध्ययन को, या रक्त के जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ ब्लड, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी, है ना। अगर हम बात करें, देखो है ना, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना चाहिए। एक है पॉलीसिथेमिया, है ना, जब आरबीसी की मात्रा, है ना, रक्त में आरबीसी की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना, जब आरबीसी की मात्रा रक्त में क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है, पॉलीसिथेमिया कहलाती है। आ रही बात समझ में। एक होती है एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया क्या होता है, जब ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए। जब ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया हमारा आरबीसी। दोस्तों आगे हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दोस्तों अगला जो हमारा ब्लड कॉर्पसल्स में अगला जो हमारा भाग है वो हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। आर्य वसन में, या इन्हें हम अगर इसका हम फुल फॉर्म देखें तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, तो व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, या इसको हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। आ रही बात समझ में। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी जो है
है ना। WBC का निर्माण, WBC का निर्माण, ठीक है। तो WBC का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, है ना। WBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और WBC की मृत्यु, WBC की मृत्यु, तो WBC की मृत्यु होती है ब्लड में, इन ब्लड, ठीक है, रक्त के अंदर ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें इसकी लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल, रक्त की जो लाइफ साइकिल है, रक्त की लाइफ साइकिल 1 से 4 दिन तक की हो सकती है। कितने होती है, 1 से 4 दिन की होती है। अगर मैं बात करूं कि रक्त में WBC की मात्रा कितनी होती है ना, तो WBC की मात्रा अगर हम बात करें, WBC ब्लड सेल काउंट, WBC का ब्लड सेल काउंट कितना आता है, तो दोस्तों देखो WBC का ब्लड सेल काउंट, ठीक है। तो ब्लड सेल काउंट कितना होता है इसका, तो इसका होता है 6000 से 8000, है ना, मिलीमीटर क्यूब। कितना होता है, 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब होता है। आ रही बात समझ में। और इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 1 से 4 दिन का होता है। अगर मैं बात करूं कि रक्त में, है ना, WBC और RBC का अनुपात कितना होता है, तो WBC और RBC का अनुपात होता है 1:700। कितना होता है, WBC और RBC, या इसको मैं यहां लिखूं, है ना, तो 1:700, ये इसका क्या होता है, रेशो होता है। WBC और RBC का रेशो होता है। अगर हम बात करें WBC कितने प्रकार की होती है, तो देखो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ WBC में। तो टाइप्स ऑफ WBC, टाइप्स ऑफ WBC की बात करें तो मेनली WBC 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। और एक होती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स उनको बोलेंगे जिन WBC की कोशिका द्रव में क्या पाई जाती हो, कणिकाएं पाई जाती हो, ठीक है, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हो, उनको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और जिन WBC की कोशिकाओं में, ठीक है, कोशिका द्रव के अंदर कणिकाएं नहीं पाई जाती है ना, ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, उनको हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में। अगर हम बात करें ग्रेन्युलोसाइट्स की, तो ग्रेन्युलोसाइट्स 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो होती है न्यूट्रोफिल्स, है ना, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। दूसरी होती है इओसिनोफिल्स, तो इओसिनोफिल्स, है ना। और एक होती है बेसोफिल्स, अगर हम बात करें ए ग्रेनुलोसाइट की, तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ए ग्रेनुलोसाइट मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है लिम्फोसाइट और एक होती है मोनोसाइट, ठीक है। एक होती है लिम्फोसाइट और एक होती है मोनोसाइट होती है। आ रही बात समझ में। तो आगे हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना, एक एक करके डिटेल में इनका अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं, सबसे पहले हम ग्रेनुलोसाइट्स में बात करते हैं, न्यूट्रोफिल्स की। तो देखेंगे हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, तो बात करें हम न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है ये टोटल WBC का, है ना, मतलब 66% ऑफ टोटल WBC, है ना। कुल WBC का कितना परसेंट भाग होती है, तो 66% भाग होती है, ठीक है। कुल WBC का 66% ये भाग होती है। आ रही बात समझ में।
अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो कुल WBC का 66% भाग होती है ना। इनको हेटेरोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है, हेटेरोफिल्स। क्या बोलते हैं इनको? हेटेरोफिल्स बोलते हैं। दोस्तों अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स है ना, वास्तविक रूप में न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी के कण होते हैं, है ना। अगर हम वास्तव में बात करें तो जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है वो वास्तविक रूप में लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी के क्या होते हैं? कण होते हैं। आ रही बात समझ में? आपको पता है गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? सिक्रीशन। और लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम का, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो ये क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस का काम होता है इसका, है ना। आ रही बात समझ में? मतलब अगर हम बात करें कि अगर इनको लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी कण होते हैं वास्तव में, तो ये क्या करेंगे? ये वायरस एंड बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं। इसी के बाद देखो, अगर हम बात करें अगला जो हमारा जो सेल है ना, न्यूट्रोफिल्स, दूसरा हमारा है इओसिनोफिल्स। अगर हम बात करें इओसिनोफिल्स की, ठीक है, तो ये टोटल WBC का 4% होता है, 4% ऑफ टोटल WBC, है ना। कुल WBC का कितना परसेंट होता है? 4% होता है। दूसरा, यह स्किन डिसीज से रक्षा करता है, ठीक है। और जब भी कोई हानिकारक सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस, है ना, हमारे शरीर में एंटर करता है, तो ये क्या करता है? ये एलर्जी क्रिएट करता है। तो एलर्जी क्रिएट करता है, ठीक है। एलर्जी क्रिएट करता है मतलब जब हमको एलर्जी होती है तब हमारे शरीर में इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। ग्रेनुलोसाइट में हमारी जो तीसरी प्रकार की WBC होती है उसको हम बोलते हैं बेसोफिल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेसोफिल्स की, तो ये क्या करती है? हार्मफुल सब्सटेंस, ये भी देखो, हार्मफुल सब्सटेंस के लिए एलर्जी क्रिएट करती है। क्या करती है? हार्मफुल सब्सटेंस के लिए एलर्जी क्रिएट करती है, ठीक है। आ रही बात समझ में? उसके अलावा ये हिपेरिन और हिस्टामिन जैसे एंटीकोगुलेंट का स्त्रावण करती है। हिपेरिन और हिस्टामिन जैसे एंटीकोगुलेंट का स्त्रावण करती है, ठीक है। तो ये तीन तरह की सेल होगी ग्रेनुलोसाइट की WBC की, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। आगे हम देखेंगे WBC की और प्रकार। ग्रेनुलोसाइट्स में, तो ग्रेनुलोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। तो आगे हम देखते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स के बारे में। तो दोस्तों आगे हम WBC का एक ग्रेनुलोसाइट वाला प्रकार देखेंगे। एक ग्रेनुलोसाइट मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है लिम्फोसाइट और एक होती है मोनोसाइट। तो अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की, ठीक है, लिम्फोसाइट्स,
ठीक है। तो हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स का जो मेन काम है वो क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण, है ना। यह एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, ठीक है। एंटीबॉडी का क्या करती है, निर्माण करती है ना। और अगर मैं बात करूं मोनोसाइट की, पांचवा जो मेरी पांचवी WBC वो क्या है, मोनोसाइट्स मेरी पांचवी WBC है मोनोसाइट्स की। तो मोनोसाइट का काम क्या है, फेगोसाइटोसिस। मतलब कि ये क्या करती है, वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। वायरस और बैक्टीरिया को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। आ रही बात समझ में। तो ये हो गई हमारी WBC, है ना। आगे जो हमारा पार्ट है हम पढ़ेंगे बेटा, आगे वाले भाग में हम प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखते हैं। तो दोस्तों आगे हम प्लेटलेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्लेटलेट्स जो हमारा तीसरे टाइप का ब्लड कॉर्पल्स हमने देखा था कि हमारी जो ब्लड कॉर्पल्स है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है RBC, एक होती है WBC और एक होती है प्लेटलेट्स। आ रही बात समझ में। तो प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स की बात करूं तो प्लेटलेट्स केवल जो मैमल्स होते हैं केवल उनकी ही ब्लड में पाई जाती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के ब्लड में ही पाई जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को हम किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से, है ना। तो थ्रोम्बोसाइट्स, जैसे हमने RBC को एरिथ्रोसाइट्स बोला था, WBC को हमने ल्यूकोसाइट्स बोला था, ऐसे प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, है ना। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स में तो इसमें न्यूक्लियस और पिगमेंट, न्यूक्लियस एंड पिगमेंट, ये दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस और पिगमेंट दोनों नहीं पाए जाते, ना तो न्यूक्लियस पाया जाता ना ही कोई वर्णक पाया जाता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर मैं इसका ब्लड काउंट देखूं, है ना, तो ब्लड सेल काउंट में अगर देखूं तो ब्लड सेल काउंट कितना होता है इसका, तो 2 से 4 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 2 से 4 लाख प्रति mm³ होता है ब्लड सेल काउंट। आ रही बात समझ में। अगर मैं बात करूं इसका निर्माण, ठीक है, तो निर्माण जो होता है इसका, निर्माण होता है इसका बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा में, और इसकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु इसकी होती है स्प्लीन में, ठीक है। तो देखो RBC की भी मृत्यु किस में होती है, स्प्लीन में होती है, इसलिए RBC को स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है ना। स्प्लीन को क्या कहा जाता है, RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। बात आ रही समझ में, ठीक है। अगर बात करूं इसके फंक्शन की, है ना, तो इसका जो फंक्शन है प्लेटलेट्स का फंक्शन, तो इसका फंक्शन क्या है, देखो इसका जो कार्य है वो क्या है, रक्त का स्कंदन करना। क्या कार्य है इसका, रक्त स्कंदन, ठीक है। इसका कार्य क्या है, मेनली रक्त स्कंदन, रक्त का थक्का जमाना, है ना, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं इसको, ब्लड क्लॉटिंग। तो दोस्तों अगर हम बात करें ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, कि देखो अगर मान लो आपको कोई चोट लगती है, ठीक है, तो ब्लड निकलता है और ब्लड 2 से 3 मिनट के बाद ब्लड अपने आप निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। समझ में आ रही बात। अब एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, आपने सुना होगा नाम,
हीमोफीलिया, है ना, हीमोफीलिया, है ना, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, है ना, जिसको अपन रॉयल डिसीज के नाम से भी जानते हैं, रॉयल डिसीज, ठीक है, रॉयल डिसीज। तो रॉयल डिसीज क्या है, देखो जो हीमोफीलिया है ये रॉयल फैमिली में थी, है ना, जैसे बात करें अपन ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया, है ना, तो वो इस बीमारी की क्या थी, वाहक थी। आ रही बात समझ में। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया के अंदर, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। क्या नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मली नहीं होती है। आ रही बात समझ में। दूसरा, ये जो हीमोफीलिया है ये एक जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक डिसीज, है ना। जेनेटिक डिसीज भी किस तरह की है, सेक्स लिंक डिसीज है। किस तरह की डिसीज है ये, सेक्स लिंक डिसीज है। दोस्तों एक और डिसीज होती है थैलेसीमिया, नाम सुना होगा आपने, थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी का निर्माण होता है, सेल आरबीसी का निर्माण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, आरबीसी का निर्माण कम हो जाता है। ये भी एक तरह का क्या है, जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिसीज, ठीक है। किस तरह की रोग है ये, जेनेटिक डिसीज है। इसका इलाज क्या है दोस्तों, तो अगर कोई व्यक्ति थैलेसीमिया से क्या है, ग्रसित है, तो उसको हर 2 से 3 महीने में क्या लेना पड़ता है, बाहर से ब्लड लेना पड़ता है। आ रही बात समझ में। तो दोस्तों ये था हमारा ब्लड, है ना। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।